तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा सिस्टम एक बॉय है जिसके हाथ में फुटबॉल है। हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो अब इस सिस्टम की स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब कि उस सिस्टम को डिस्क्राइब कैसे करें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सिस्टम को ऐसे कि ये जो बॉय है उसके हाथ में फुटबॉल है, उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की सॉक्स पहन रखी है, ब्लैक कलर के शूज़ पहन रखे हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करना, जिस जिस पैरामीटर की वजह से हम इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको कहेंगे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली ये बॉय एक्सरसाइज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्टेट है स्टेट ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम बताने के लिए हमको कई सारे पैरामीटर्स को बताना पड़ता है सिस्टम के, ताकि हम सिस्टम को पूरी तरीके से बता सकें। अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी स्टेट क्या है? आप वो काम कर रहे हैं, तो आपके वो काम को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कई सारे पैरामीटर्स चाहिए होंगे, ताकि हम बता सकें कि एक्चुअल में सिस्टम में हो क्या रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। हमने बॉय का एग्जांपल लिया कि उसके हाथ में फुटबॉल थी तो वो फुटबॉल खेल रहा है, तो अभी उसकी स्टेट क्या है? फुटबॉल खेलना। थोड़ी देर बाद वो पढ़ने लग गया तो अभी उसकी स्टेट क्या है? पढ़ाई करना। तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होती रहती है। जैसे अभी हमारा सिस्टम क्या है? इंटरेस्ट। जिस चीज़ के अंदर हमको इंटरेस्ट है स्टडी करने के अंदर, वो हमारा सिस्टम होता है। जैसे बॉय गेम खेल रहा है कोई भी, तो गेम खेलना हमारा क्या हो गया? स्टेट हो गया उसकी, बॉय की। और उसके बाद वो पढ़ने लग गया तो स्टडिंग इज अ स्टेट। तो ऐसे ही हमको गैस की स्टेट बताने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताना पड़ता है उसके। अगर हमने गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम और गैस का अमाउंट बता दिया, तो हम गैस को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि गैस किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब गैस क्या पता, दो गैसेस ले लीजिए आप, क्या एक गैस का टेम्परेचर बहुत कम है, एक गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो दो अलग अलग स्टेट हो गई नहीं है। सिमिलरली एक गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक गैस का प्रेशर बहुत कम है, तो ये भी दो अलग अलग स्टेट हो गई। जैसे एक बॉय पढ़ रहा है और एक बॉय खेल रहा है, तो ये भी दो अलग अलग स्टेट्स हैं। इस तरीके से हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट के बेस के ऊपर अलग अलग स्टेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम इन सब स्टेट्स के जो वेरिएबल्स हैं, ये चार चीज़ जो वेरिएबल हैं, इनको हम स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं। अब इनमें से तीन चीज़ें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इनको हम एक और नाम देते हैं, वो है स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो जब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज हो जाते हैं तो वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक गैस प्रेशर पी है, हमने उसको पी डैश प्रेशर के ऊपर किया, फिर उसको पी डबल डैश प्रेशर के ऊपर किया, या उसको हमने डायरेक्टली पी डबल डैश प्रेशर के ऊपर कर दिया। आप समझ रहे हैं? एक गैस का प्रेशर पी था, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है वो कितना फोर्स अपनी फोर्स पर यूनिट एरिया अपने वॉल्स के ऊपर लगा रहा है। तो एक गैस का प्रेशर पी है, हमने उसका प्रेशर पी डैश कर दिया, फिर उसका प्रेशर पी डबल डैश कर दिया, तो प्रेशर चेंज हो रहा है। तो प्रेशर हमने दो स्टेप्स के अंदर चेंज किया है यहाँ पे, या फिर हम एक सिंगल स्टेप में भी चेंज कर सकते हैं प्रेशर को। तो दोनों ही जगह पे फाइनल प्रेशर तो पी डबल डैश ही है, दोनों स्टेट्स के अंदर हमारा फाइनल प्रेशर तो पी डबल डैश ही है और इनिशियल प्रेशर पी ही है। तो प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। प्रेशर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमने उसको किस तरीके से ऑब्टेन किया है। हम डायरेक्टली पी डबल डैश भी ला सकते थे, या हम दो टुकड़ों में पी डबल डैश भी ला सकते हैं। तो प्रेशर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा किस पाथ से हमने उस प्रेशर को अचीव किया है। प्रेशर डिपेंड करता है कि उसको किस स्टेट में है, वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। सिमिलरली हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है वो अलग अलग तरीके से ले जाया जा सकता है। सपोज हमने
किसी गैस को हीट कर दिया, उसके बाद उसको कूल किया, या उसको डायरेक्टली कूल कर दिया, तो ये दो अलग अलग पाथवेज हो गए जिससे हम टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं। तो जब तक इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्टेट तब भी सेम ही रहेगी। तो ये तीनों हो गए स्टेट फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है, हम उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे। आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिस वजह से आप काम कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर भी कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है जिस वजह से आप काम कर पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई। सिमिलरली गैस के अंदर भी एनर्जी होती है जिस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं, तो हो गई गैस की इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब सीधा सा होता है कि हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो मास की वजह से हो सकती है, मोशन की वजह से हो सकती है, या पोटेंशियल की वजह से हो सकती है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम देखते हैं मास की वजह से इंटरनल एनर्जी। मास की वजह से इंटरनल एनर्जी कैसे होती है? ये तो आइंस्टाइन भी ने भी कहा है कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक मास के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी हम उससे रिलेट कर सकते हैं, एक मास को एक पर्टिकुलर एनर्जी हम असाइन कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास कोई भी मास है, सपोज आपके पास कोई भी फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर भी बाय वर्च्यू ऑफ मास कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट है जिस वजह से वो काम कर पाता है। तो इसको हम कह देते हैं एनर्जी ड्यू टू मास। अब जैसे ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अंदर हम देख सकते हैं कि किसी भी मास के साथ एक पर्टिकुलर एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ड्यू टू मास। अब सेकंड एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहे हो, तो इसमें भी आपको एनर्जी लगती है। हाँ, आपको एनर्जी चाहिए होती है मूव मोशन के लिए भी। तो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है आपके अंदर, वो होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल। अब सपोज आपके पास एक बीकर एक कम हाइट पे रखा हुआ है और आपके पास एक बीकर एक ज़्यादा हाइट पे रखा हुआ है। तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि ज़्यादा हाइट के बीकर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी कम हाइट के बीकर से। तो एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल होती है ये। तो ये तीन तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर एनर्जी हो सकती है: एनर्जी ड्यू टू मास, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जैसे आप भी काम कर रहे हो, आप काम क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, सारी एनर्जी उसका सम कर दें, तो जो टोटल एनर्जी आती है उसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। और ये एनर्जी ड्यू टू मास, मोशन और पोटेंशियल की वजह से हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज किस रीज़न की वजह से होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी मास की वजह से भी होती है। तो सपोज हमारे पास दो एप्पल्स हैं, और एक एप्पल है, तो किस में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी? ऑब्वियसली दो एप्पल्स के अंदर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो अगर हमारे सिस्टम का मास चेंज हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम कोई भी फ्रूट को कट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम कट करते जाएंगे वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि उसका मास कम होता जा रहा है। अब सेकंड तरीके से जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है वो है हीट। सपोज हमारे पास बीकर के अंदर कोई लिक्विड है। अब लिक्विड हीट रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसके पास जितनी एनर्जी थी उसमें से उसने हीट फॉर्म के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, तो उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे भी चेंज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी मास की वजह से चेंज हो सकती है
हीट की वजह से चेंज हो सकती है। थर्ड वे ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी इज वर्क। सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप किसी कार्ट को पुश कर रहे हैं, तो आप तो थक जाओगे ना कार्ट को पुश करने की वजह से, तो आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क की वजह से भी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आपके अंदर जो एनर्जी थी वो कम हो जा रही है क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो इंटरनल एनर्जी जो आपके अंदर है वो वर्क के वजह से भी चेंज हो रही है। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है: ड्यू टू मास, ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू वर्क। अब चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट? अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एनर्जी चेंज होती है मास, हीट और वर्क की वजह से। तो अगर हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं जिसका मास कांस्टेंट रहता है, हमने क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर मास कांस्टेंट रहता है पर एनर्जी चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं तो उस क्लोज सिस्टम के अंदर क्या क्या एक्सचेंज हो सकते हैं? हीट और वर्क। मास तो एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो सिस्टम क्लोज्ड है। जैसे कि हमने एक बीकर लिया जिसकी लिड रख दी जिसके ऊपर, तो अब इसमें से मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है, नो मास एक्सचेंज। तो इसमें सिर्फ हीट और वर्क का एक्सचेंज हो सकता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी किस वजह से चेंज होती है? मास, हीट और वर्क की वजह से। तो अगर हम क्लोज सिस्टम लेते हैं तो सिर्फ हीट और वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो बस इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू हीट एंड वर्क बोथ। क्लोज सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट और वर्क के सम के इक्वल होता है। अब इसको हम एक और तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी कि उसमें हीट भी चेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा और उससे वर्क भी नहीं होगा। हीट क्यों एक्सचेंज नहीं होगा? क्योंकि वो आइसोलेटेड है। वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आइसोलेटेड है। एक आइसोलेटेड सिस्टम हम ले लेते हैं जो कि यूनिवर्स से पूरा बिल्कुल भी कांटेक्ट के अंदर नहीं है, वो आइसोलेटेड है, तो उसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्यू ज़ीरो है और डब्ल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो अभी अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि मास, हीट और वर्क की वजह से एनर्जी चेंज हो रही थी, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा था मास की वजह से। क्योंकि अगर हम मास कम कर दें सिस्टम का तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीट अगर सिस्टम रिलीज कर दे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर हम वर्क करते हैं तो भी हमारी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो इन तीन की वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी वेरी कर रही थी। और अगर हम इन तीनों में से मास को हटा दें तो हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और क्लोज सिस्टम के अंदर दो ही चीज़ें इफेक्ट करती हैं इंटरनल एनर्जी को, वो है हीट और वर्क। और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब चलिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ ही लिया है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी हमारी किस वजह से चेंज होती है? हीट की वजह से, वर्क की वजह से। यहाँ पे हमने प्लस मास क्यों नहीं किया? क्योंकि हम एक क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। हीट की साइन कन्वेंशन देखते हैं पहले। अब हीट पॉजिटिव कब होती है? अब सपोज आपके पास एक बीकर है, इसमें से हीट निकल रही है, तो आपकी एनर्जी कम हो रही है
क्योंकि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट बन के निकल गया है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. सो हीट इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स. आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इक्वेशन के अंदर Q आ रहा है और डेल्टा U आ रहा है. तो अगर हीट नेगेटिव होगी तो फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, डेल्टा U नेगेटिव हो जाएगा. तो अभी अगर सिस्टम के अंदर से हीट निकल रही है, सपोज पहला हम केस कंसिडर करते हैं, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जानी चाहिए क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर रिलीज हो गई. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन आना चाहिए. तो क्यू का साइन भी नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इक्वल है एक दूसरे के. सिमिलरली अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम, हीट अब्जॉर्ब कर रहा है अगर हमारा सिस्टम, तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम गेन कर रहा है. यहाँ से दिख तो रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो सिस्टम गेन कर रहा है, हीट एनर्जी सिस्टम गेन कर रहा है. तो हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्यू को भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो हीट इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम. अब चलिए हम वर्क के बारे में बात करते हैं. अब हम वर्क के बारे में बात करते हैं. अब वर्क पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है ये देखते हैं. अब सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप थक जाओगे, तो वर्क आप जो कर रहे हो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यू आर द सिस्टम. आप वर्क कर रहे हो तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा. क्यों नेगेटिव हो जाएगा? अब हम वापस से इसको इक्वेशन से ही समझते हैं. अब अगर हम सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारा सिस्टम मतलब आप वर्क कर रहे हो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि आप थक गए हो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. तो इक्वेशन होने की वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आना चाहिए. तो यही लिखा हुआ है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. आप वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो वर्क भी नेगेटिव होना चाहिए. सिमिलरली वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो इसका ये उल्टा हो जाएगा. अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करें, वर्क डन को हम पॉजिटिव लिखेंगे. आप इसको उल्टे की तरह से समझ सकते हो. वर्क इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम इज डूइंग वर्क, तो वर्क इज नेगेटिव. एंड यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, देन वर्क इज पॉजिटिव. इस साइन से आप जा सकते हो कि सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा.